Okay, today we'll start with the promotional forces of the national integration. So, the national leaders of our country have put invaluable efforts to maintain the unity and integrity. तो हमारे जो नेशनल लीडर्स थे पहले जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ काम किए हुए हैं, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड की डिसाइड कर दी हैं. फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of the state policy, uniform judiciary, secularism, national emblems and national festivals. मतलब कि देखो फॉर एग्जांपल नेशनल एम्बलम्स मतलब कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जैसे कि अशोक चक्र है और हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में. तो ये सारी चीज़ें एक डिफाइन तरीके से लिखी हुई हैं कि क्या चीज़ क्या है. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रमोट करती हैं नेशनल इंटीग्रिटी को, मतलब लोगों को एक साथ रहने के लिए सपोर्ट करते हैं. India is a democratic country. The representatives are elected by the people and they form the गवर्नमेंट. अब इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है कि हमारे जो भी लीडर होंगे या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो हेरिडिटरी चूज़ नहीं किए जाते हैं, जबकि उनको पब्लिक द्वारा वोटिंग से चूज़ किया जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू वर्क फॉर इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल हु हैव इलेक्ट देम. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो इनकी ड्यूटी होती है कि आपको वैसा ही काम करना होगा जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे और उनका डेवलपमेंट हो सके. अभी देखो हमने बहुत सारी चीज़ें ऊपर पढ़ी थी. तो फर्स्ट पॉइंट था फंडामेंटल राइट्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रोविज़न ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और these rights without any discrimination are enjoyed by all the Indians. These rights are essential for overall growth and welfare of the citizen. अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बनाए क्यों गए हैं? वो लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं. तो लोगों को पर्टिकुलर बता दिया गया है कि आपके ये राइट्स हैं, आपके ये अधिकार हैं और ये जो अधिकार है इनको कोई भी वायलेट या छेड़ नहीं सकता है. Now the second point is fundamental duties. Fundamental duties have also been mentioned in the constitution. अब जैसे fundamental rights constitution में लिखे हुए हैं वैसे ही fundamental duties भी लिखी हुई हैं. तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ right और अधिकार दे दिए जाएंगे. इसके हमें राइट्स मिलने के साथ साथ कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी है जो हमारी कंट्री हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम वो सारे काम करें. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो भी नेशनल एम्बलम्स हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है ना, इसको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए. और जो इंडिया का हर एक सिटीज़न है वो हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी हमारी कंट्री को ज़रूरत पड़ती है हमारे सपोर्ट की. Now the third point is secularism. Our constitution has declared India as a secular state. Followers of different religions have their own religion freedom. The government does not discriminate against any religion. अब secularism मतलब क्या होता है कि हिंदी में इसके लिए एक वर्ड है धर्मनिरपेक्षता. इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे ये जो इंडिया है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के धर्म के लोगों के लिए नहीं है ना. हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू लोग यहाँ ज़्यादा हैं कि मुस्लिम हैं कि क्रिश्चियन हैं. यहाँ पे सारे के सारे रिलीजन्स मिलके यहाँ पे लोग रहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किसी भी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, भेदभाव नहीं कर सकती है. Now the next point is secularism. Our constitution had declared India as a secular state. Followers of different religions have their own religion freedom. The government does not discriminate against any religion. Secularism means धर्मनिरपेक्षता. तो हमारे इंडिया में कैसा कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट. यहाँ पे किसी भी धर्म के लोगों के साथ या किसी की रिलीजियस फ्रीडम के साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है. गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन. The next point is national symbol. Indian constitution has also incorporated the national symbols which inspires ideals and devotion towards. अब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नेशनल सिम्बल्स और आइडियल्स को मेंशन किया गया है. इससे क्या होता है कि लोगों का अपने कंट्री के लिए और उन नेशनल सिम्बल्स के लिए डिवोशन
रहता है, जैसे नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर, नेशनल एंथम, जनगण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एम्बलम अशोक एम्बलम। तो जैसे हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, नेशनल एम्बलम मतलब राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक, है ना। दीज आर दी सिम्बल्स ऑफ आर यूनिटी एंड वर्क एज सीमेंटिंग फोर्स टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन। और ये जो सिम्बल्स हैं वो हमारी इंडिया की यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं। देयर आर पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, कास्ट एंड लैंग्वेजेस इन इंडिया हु हैव देयर ओन कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। अब देखो इंडिया में क्या है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी कास्ट के, बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो इसीलिए क्या है कि कुछ नेशनल फेस्टिवल्स डिक्लेयर किए गए हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। दीज आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स। दिस मेक्स द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी मोर स्ट्रॉन्ग। और इससे क्या होता है, जब हम ये सेलिब्रेशन करते हैं, इससे हमारी नेशनल यूनिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ टूरिज़्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अभी देखो कि पुराने समय से ही हमारे इंडिया में ना टूरिज़्म चला आ रहा था, लोग पिलग्रिमेजेस पे जाते थे, है ना, और धार्मिक यात्राएं वगैरह करते थे। टूरिज़्म हेल्प्स इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू नो आवर वास्ट कंट्री। इससे क्या होता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो नई जगह का कल्चर देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो इससे क्या होता है कि यूनिटी बढ़ती है। टूरिज़्म ब्रिंग्स अस क्लोजर, और इससे लोग एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर एंड देयर बिल्ड्स कॉमन फीलिंग्स एंड आउटलुक अमंग देम। इससे क्या होता है कि लोग जब जाते हैं तो लोगों को सबकी कॉमन फीलिंग्स आ जाती है इन लोगों में, और सबकी प्रॉब्लम्स को समझने लगते हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये पहचानने लगते हैं। Tourism is also helpful in knowing the development in culture, economy and industry, and also the new dimension of progress in India. टूरिज़म से हम उनके कल्चर, इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, और इससे कंट्री की प्रोग्रेस को हेल्प मिलती है। इंडिया इज़ लाइक अ गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर्स, मल्टी कलर्ड एंड मल्टी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स वुवन इन अ सिंगल थ्रेड आर दी पार्ट ऑफ दिस यूनिक। अब इंडिया जो है वो कैसी है, जैसे कि बहुत डिफरेंट फूलों की एक माला है, बहुत जिन फूलों की अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग उनकी फ्रेगनेंस है, अलग अलग उनकी खुशबू है, और उन सारे फूलों को एक ही माला में, एक ही गार्लैंड में एक साथ रख दिया गया है। इससे क्या होता है, इससे म्यूचुअल टॉलरेंस और लव की फीलिंग आती है। मतलब कि जब लोग एक साथ, अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे को टॉलरेट करना भी सीख जाते हैं, और धीरे धीरे एक दूसरे को लव करना भी सीख जाते हैं। द फीलिंग ऑफ आवर नेशनलिटी मेक इंडिया प्रॉस्परस एंड पावरफुल कंट्री। और इस फीलिंग से क्या होता है कि इंडिया और भी ज़्यादा प्रॉस्परस और पावरफुल कंट्री बन जाती है। Now we'll learn about the disruptive forces. Disruptive forces मतलब वो फैक्टर्स जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, उसको मेंटेन नहीं होने देते हैं। You have learned earlier that national integration was never a problem in ancient India as the entire nation was bound with the fabric of unity. तो बहुत ही पुराने टाइम से हम देख रहे हैं कि पहले ऐसा कुछ हमारे इंडिया में होता नहीं था, है ना। सब लोग बहुत मिलजुल के रहते थे। In fact, a planned move to promote a dividing force in the country was initiated in 19th century with the propaganda of race theory. In this race theory, efforts were made to align people from each other. Today such things are on the decline. अच्छा, तो 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी कि रेस के बेसिस पे लोगों के बीच में भेदभाव होने लगा था। Still there are some disruptive forces that hinder national integration in India. अब जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, तो अब उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं है, बट फिर भी थोड़े बहुत हिंड्रेंस या थोड़ी बहुत रुकावटें तो अभी भी हैं इस चीज़ में। सम पीपल फॉर सेल्फ गेन प्रमोट फीलिंग्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड रीज़न। अब लोग अपने फ़ायदे, कुछ लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए लोगों के बीच में ऐसी फीलिंग को प्रमोट करते हैं, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, और रीजन मतलब कि जहाँ पे वो एरिया, जिस एरिया में वो रहते हैं उसके बेसिस पे वो कोशिश करते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करें। दिस क्रिएट्स
एसोसिएशन फॉर कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन द सोसाइटी। इससे क्या होता है कि सोसाइटी में झगड़े और टेंशन होती है। सच ए सिचुएशन वीकन्स द कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब जब लोग एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी तो वहाँ पे वीक हो जानी है, तो क्या होता है कि हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी वीक होती है। द डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन आर। अब हम एक एक करके डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस को समझते हैं। So the first point is communalism. The word communalism has originated from the community. अब ये क्या है? ये है communalism मतलब कि जाति के सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब धर्म के आधार पे भेदभाव करना। द वर्ड कम्युनलिज्म हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी। कम्युनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वन कम्युनिटी एंड इट्स फेथ and that of inferiority for the other and to keep the interest of the community above national interest. सो कम्युनलिज्म में क्या होता है कि लोग अपने धर्म के आधार पर या अपने धर्म की सुपीरियरिटी के आधार पर लोगों में भेदभाव करते हैं। कोई धर्म फॉर एग्जांपल हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, इनमें से कोई अपने आप को सुपीरियर मानता है और दूसरे धर्म को इन्फीरियर समझता है। इससे क्या होता है कि हाँ, और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग पर्सनल लेवल पर ज़्यादा सोचते हैं, ना कि कंट्री के लेवल पर। कम्युनलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन अ मेजर थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। और स्पेशली इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो कम्युनलिज्म जो है वो हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रही है। We have known how narrow communal feelings caused communal riots in 1947 and split India into two countries. तो हम सबको पता है कि 1947 में किस तरीके से कम्युनल रियोट्स हुए थे, मतलब कि दंगे हुए थे, और उन दंगों के बाद में इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट कंट्रीज़ में डिवाइड हो गए थे। लैक्स ऑफ पीपल वर स्लेन एंड रेंडर्ड होमलेस। बहुत सारे लोग बेचारे होमलेस हो गए थे। Even after so many years of independence, such communal tendency still persists and riots occurs at different places in India. अब इतने सालों के बाद भी क्या है कि अभी भी इंडिया में किसी किसी जगह पे लोग कम्युनिटी के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल ड्यू टू इग्नोरेंस एंड सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन एंड रिलीजियस बाइगेट्री। ये सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है कि लोग अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ये भेदभाव करते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग मैनी रिलीजन्स बट व्हेन पीपल थिंक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वंस रिलीजियस कम्युनिटी अबव द नेशनल इंटरेस्ट, इट सर्टेनली हार्म्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बहुत सारे धर्म हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को अपने अपने धर्म मानना चाहिए। बट जब लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस तरीके का भेदभाव करने लगते हैं और हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी डिस्टर्ब होती है, तो तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए कम्युनलिज्म होना ही नहीं चाहिए इंडिया में। सेकेंड पॉइंट इज़ लिंग्विज़म। लिंग्विज़म मतलब कि भाषा के आधार पे भेदभाव करना, लैंग्वेज के बेसिस पर भेदभाव करना। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। अब इंडिया में क्या है, बहुत सारी बोलियाँ, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी लव आवर मदर टंग एंड डायलेक्ट्स। ऑफ कोर्स हम अपनी मदर टंग को और अपनी बोली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वी यूज़ इट इन आर डेली एक्टिविटीज़। हम हमारी डेली एक्टिविटीज़ में इसको यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ रीजन अंडरस्टैंड देयर मदर टंग ओनली। और कई जगह तो ऐसा है कि लोग सिर्फ अपनी जो बोली है ना, जो डायलेक्ट है, सिर्फ उसी में बात कर पाते हैं, उन्हें लैंग्वेज नहीं आती है। देयरफॉर रीजनल लैंग्वेज इज रीऑर्गेनाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न। इसीलिए जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल बोलियाँ हैं, उनको भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इट इज़ इन अकॉर्डेंस टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। ये हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी की स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए किया गया है। इट इज़ ईजियर टू इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू मदर टंग। और जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मैं आपको पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है और मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ मिक्स करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो आसान होता है जब आपकी ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाता है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन हेल्प इट्स डेवलपमेंट टू। और जो लोकल लैंग्वेज है, जब हम उसका यूज़ ऑफिशियल लैंग्वेज में करते हैं तो
एजुकेशन में का भी डेवलपमेंट होता है। मैनी अ टाइम सोशल टेंशंस ब्रूज ओवर द इशू ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। अब हमने कई बार देखा है कि लैंग्वेज के आधार पे बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन fearful of insecurity put an interest of their language above the national issues। ओके, तो लोग अपने पर्सनल उसके आधार पे लैंग्वेज के आधार पे वो ये चाहते हैं कि नहीं हमें अलग अलग रहना चाहिए, है ना, और डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे को। दे लव देयर लैंग्वेज एंड हाउ एंड हैव नैरो व्यूज़ एंड हेटेड फॉर दी अदर लैंग्वेजेस। उन्हें अपनी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बाकी लोगों की जो लैंग्वेज बोलते हैं लोग तो उन्हें वो लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उससे नफरत करते हैं। सच अ फीलिंग ऑफ वीकन्स द यूनिटी ऑफ अ नेशन। वी शुड हैव सम रिस्पेक्ट फॉर अदर लैंग्वेज एज वी हैव टू आवर मदर टंग। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों की लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए और अपनी लैंग्वेज को तो हम रिस्पेक्ट देते ही हैं। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज कास्टिज्म। कास्टिज्म मतलब जाति के आधार पे भेदभाव करना, जातिवाद करना। एंशिएंट वन और कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द मेन। पुराने समय में क्या था कि जाति उनके काम के आधार पे डिवाइड करी गई थी। बट कास्टिज्म इज़ अ बिग ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन जो कास्टिज्म है वो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल मतलब कि रुकावट बना हुआ है। कास्ट इज़ अ यूनिट विच बाइंड्स द पीपल ऑफ द सेम कास्ट इन मैरिज एंड फूड हैबिट्स। अब कास्ट मतलब क्या है कि लोग एक ही उसी कास्ट में शादी करते हैं और एक जैसा उनका लाइफस्टाइल होता है, खाने का तरीका रहता है, ये कास्टिज्म होता है नॉर्मली। द पीपल ऑफ द सेम कास्ट कुड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड सो दे फेल टू प्ले वाइटल रोल इन द सोसाइटी। अब क्या है कि लोग अपने कास्ट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो अपने आप को अपने ही कास्ट में लिमिट रखते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार वो अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। ग्रेजुअली दिस सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड इट वॉज लिंक्ड टू बर्थ इंस्टेड ऑफ वर्क। अब सबसे पहले तो हमने अभी बात करी थी कि पुराने एंशिएंट टाइम में वर्क के बेसिस पे कास्ट को डिवाइड किया था, लेकिन अब क्या हो गया है कि बर्थ के बेसिस पे हो गया है। आप जिस भी कास्ट में बर्थ लोगे तो आप उसी कास्ट में आप कंटिन्यू करेंगे। द सिस्टम बिकेम वेरी फॉल्टी। इसीलिए हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो गया है। अब कास्टिज्म के डिफेक्ट्स क्या हैं, इसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। कास्ट सिस्टम डिवाइड सोसाइटी इनटू हाई एंड लो क्लास। अब एक हाई क्लास हो जाती है, एक लो क्लास हो जाती है, इसमें डिवाइड कर देते हैं और फिर इसमें भेदभाव चलता रहता है। अपर कास्ट एक्सप्लॉयट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। अपर कास्ट के लोग हमेशा लोअर कास्ट को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कास्ट डिफरेंसेस बिकम मोर रिजिड। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप का कास्ट डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप का हो गया है। प्रेशर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। और कास्ट से पॉलिटिक्स भी अफेक्टेड होती है। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। कास्ट सिस्टम से हमारे इंडिया की इकोनॉमिक प्रोसेस में और हमारे नेशन की यूनिटी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सोशल रिफॉर्मर्स वॉइस कंसर्न अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे मेड एफर्ट्स टू रिमूव द ईविल। द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स। अब कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे, जो कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने कोशिश करी थी कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स यहाँ लिखे हुए हैं। सेंट रामानंद, सेंट कबीर, चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे कि इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए। Today, with the spread of education, introduction of social reforms, development of the science and technology, and other factors like growth of industries and अर्बनाइजेशन, कास्ट सिस्टम हैज़ बिकम लेस रिजिड। अब क्या है कि जैसे जैसे लोगों को एजुकेशन होती जा रही है, लोग बाहर रहने लग रहे हैं, लोग ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और लोग शहरों में रहने लगे हैं, उनकी थिंकिंग जो है वो काफ़ी मॉडर्न हो गई है। इससे क्या हो गया है कि कास्ट सिस्टम धीरे धीरे कास्ट का जो वो है वो कम रिजिड हो गया, मतलब कि उतना ज़्यादा कठोर नहीं है अब ये सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज इलीगल। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि अगर कोई किसी के साथ कास्ट के आधार पर भेदभाव करता है या अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रथा को कंटिन्यू रखता है तो ये क्या होगा, उसको
ये इलीगल एक्शन माना जाएगा और उसको इसके लिए सज़ा भी मिलेगी. इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट शैल नॉट अलाउ एनीबडी टू डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट और क्रीड और रिलीजन. द कास्ट सिस्टम इन द मेजर हर्डल्स इन द पाथ ऑफ द सोशल इंटीग्रेशन. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि लोग किसी भी कास्ट के बेसिस पे, धर्म जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के बीच में बहुत बड़ा हर्डल है, मतलब कि रोक बना हुआ है. Now the fourth point is terrorism. The world faces grave threat for terrorism. This is a crime against democracy and humanity. अब आतंकवाद हमने सब ये वर्ड सुना हुआ है, यही टेररिज्म कहलाता है इंग्लिश में. इसमें क्या होता है कि क्राइम बहुत ज़्यादा होता है. Now the last point is सेपरेटिज्म. सेपरेटिज्म मतलब लोगों को पर्टिकुलर लैंग्वेज या एरिया के आधार पे उनको सेपरेट होना रहता है, अलग कंट्री की, अलग स्टेट की डिमांड रहती है. द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ रीजनलिज्म गिव्स बर्थ टू सेपरेटिज्म. अब जब एक पर्टिकुलर एक रीजन होता है, एक एरिया होता है, वहाँ पे वो थोड़ा सा हटके रहता है, वहाँ का थोड़ा कल्चर हटके रहता है, तो वहाँ के लोग ना सेपरेटिज्म की डिमांड करने लगते हैं. टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट आउट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सेपरेटिज्म. अपनी ही कंट्री से बाहर अपने लिए अलग से जगह मांगना सेपरेटिज्म कहलाता है. पीपल ऑफ वेरियस कास्ट एंड लैंग्वेजेस live here. Sometimes feeling of being ignored inspires them to make demand of separate state. अब हमारे इंडिया में क्या है कि अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, है ना. तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, इंडिया में या पर्टिकुलर स्टेट में हमें इग्नोर किया जा रहा है. द बॉर्डर स्टेट्स आर ऑफन मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फीलिंग्स एंड रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेपरेटिज्म. अब सबसे ज़्यादा असर किस पे होता है? जो बॉर्डर स्टेट्स होती हैं, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारी स्टेट जो है वो चाइना के आसपास है या कहीं है, तो ये लोग फिर क्या कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर रहते हैं, ये सेंटर में नहीं रहते इंडिया के, ये काफ़ी दूर रहते हैं, तो ये फिर सेपरेट कंट्री की या सेपरेट उसकी डिमांड करने लगते हैं. The external forces instigate to destabilize the peace and security of the country. Some people living in the country also indulge in separatism to fulfill their vested interest. अब कुछ एक्सटर्नल लोग भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अदर कंट्रीज़ के लोग भी होते हैं जो हमारे इंडिया के लोगों को इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर लाने लगते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं कि वो डिमांड करें कि उनको सेपरेट कंट्री मिल जाए. द एनिमीज़ ऑफ कंट्री एंड फंडामेंटलिस्ट इवन चूज़ टू फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म. अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आई कांट टेक एनी नेम, बट कोई कंट्री है जिससे हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, तो वो लोग ऐसी कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि हमारे इंडिया में जो है वो हमेशा वायलेंस बना रहे. द टेंडेंसी ऑफ सेपरेटिज्म इज़ मेजर चैलेंज टू द यूनिटी ऑफ कंट्री. और ये जो टेंडेंसी या जो सोच होती है कि हमें इंडिया से अलग होना है, तो ये हम अपनी कंट्री की यूनिटी को जो है वो काफ़ी वीक करती है. दिस फीलिंग ऑफ सेपरेशन कुड बी एवेडेड बाय सोशल जस्टिस, डिसेंट्रलाइज एंड बैलेंस डेवलपमेंट. अब जो है ये जो फीलिंग है सेपरेशन की, इसको हम कम कर सकते हैं कि लोगों को सोशल जस्टिस मिले, उनको डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए और उनको बैलेंस्ड डेवलपमेंट मिले. मतलब उनको भी उतना ही डेवलपमेंट मिलना चाहिए जितना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मध्य प्रदेश के लोगों को मिल रहा है या उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, उतना ही डेवलपमेंट जो हमारे बॉर्डर पर स्टेट्स हैं उनको भी मिलना चाहिए. आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.